हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अगर मैं आप सबसे बोलूं कि आपको एक मौका दिया जा रहा है, वो मौका क्या है कि आप किसी पुराने ज़माने के मेडिवल टाउन को विजिट कर सकते हो, मतलब किसी पुराने ज़माने के शहर को विजिट कर सकते हो। तो क्या आप विजिट करना चाहोगे? अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल विजिट करना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि उस जमाने में लोग क्या खाया करते थे, किन जगहों में रहा करते थे और आखिरकार तब मंदिर कैसे हुआ करते थे। अब हम बहुत पुराने जमाने की भी बात नहीं कर रहे, उस समय तो लोग पत्ते वत्ते पहन के रहा करते थे, तो तब के बारे में जान के करेंगे क्या। हम बात कर रहे हैं एक मेडिवल टाइम की, मतलब कि जो ना ही बहुत पुराना है और जो ना ही बहुत नया है, बीच वाला जो टाइम था। तो मेडिवल टाइम जब राजा लोग रहा करते थे, तब कैसे लोग रहा करते थे, उस समय टेम्पल्स कैसे होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कैसे होते थे, कमर्शियल टाउन्स कैसे होते थे, पोर्ट टाउन कैसे होते थे, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में। जैसे राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, ऐसे ही उस समय छोलास का जो कैपिटल था वो था थंजावुर, और ये जो कैपिटल था ना, यहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कौन सा होता है, यहाँ पर क्या काम होता है? अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी जगह के। जैसे आपके स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा, वहीं पर फीस जमा होती होगी, वहीं पर यह डिसीजन लिया जाता होगा कि कब स्कूल की छुट्टी रखनी है, कब स्कूल की छुट्टी नहीं रखनी। तो ये जो थंजावुर था, यहीं पर पास में ही एक पेरिनियल रिवर, मतलब कि एक ऐसी रिवर जो कि पूरे साल भर फ्लो करती रहती है, जिसके अंदर से पानी आता रहता है। कुछ ऐसे भी रिवर होते हैं जिनके अंदर साल में कुछ समय ही पानी रहता है, बाकी समय वो सूखे रहते हैं। बट यहाँ पर एक ऐसी रिवर थी जो कि हमेशा उसके अंदर पानी रहता था। तो ये कौन सी रिवर थी? कावेरी रिवर थी, जो कि इस टाउन के पास में ही फ्लो करती थी। अब यहीं पर एक बहुत ही प्यारा टेंपल भी बना था, जिसे किसने बनवाया था? किंग राजा राज देवा छोला ने। तो इन्होंने बनवाया था इस टेंपल को, और टेंपल का नाम क्या था? राजा राजेश्वरा टेंपल। अच्छा, इस टेंपल को बनाया किसने था, मतलब कि आर्किटेक्ट कौन थे इस टेंपल के? यार, ये जो नाम है, इसको अगर आप लोगों ने प्रोनाउंस कर दिया, प्रोनाउंस करके देखो फटाफट, जिसने भी प्रोनाउंस कर दिया उसको एक समोसा मैं खुद घर पे आके देने वाला हूँ। अरे भैया, वाकई में ये नेम तो बड़ा ही डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में। हाँ, सही कहा, ये नेम एक्चुअली में एक साउथ इंडियन नेम है, तो काफ़ी ज़्यादा जो साउथ इंडियन लोग हैं उनको आसानी होगी इसे प्रोनाउंस करने में, और हम लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है। अब यहीं पर इस टाउन के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? मंडप्स और पवेलियंस। व्हाट आर मंडप्स? ये जो आप देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं हम लोग मंडप्स, ये जो जगह है, और यहाँ पर लोग आ भी जाते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। इस टाउन के अंदर एक और इंटरेस्टिंग जगह है, वो क्या है? मार्केट्स। मार्केट्स के अंदर ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ, ज्वेलरी, ये सारी चीजें बिक रही हैं, तो आप इन सारी चीजों को खरीद सकते हो यहाँ के मार्केट से। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। लेकिन भैया, उस समय के मंदिर कैसे हुआ करते थे, ये भी तो बताओ। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ा है कि टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे मेडिवल टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलता था कि राजा बहुत वेल्दी है, यानी कि पैसे वाला है, बहुत ही रिच राजा है और बहुत ही अच्छा राजा है, क्योंकि वो भगवान के अंदर बिलीव करता है। तो थंजावुर जो है वो एक एग्जाम्पल है ऐसे ही टेम्पल टाउन का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना सुंदर टेम्पल है।
यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स दिखते हैं अर्बनाइजेशन के और द प्रोसेस बाय विच सिटी डेवलप, और कैसे ये सिटी डेवलप हुई इसके बारे में भी हमें दिखता है। टेम्पल्स जो हैं वो एक तरीके से इकोनॉमी और सोसाइटी का सेंटर हुआ करते थे पुराने ज़माने में या फिर मेडिवल टाइम में। तो अब ये इकोनॉमी और जो सोसाइटी है इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा वगैरह, ठीक है, और सोसाइटी। तो अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो इकोनॉमी यानी कि पैसे के रिलेटेड चीज़ों को कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट। सोसाइटी के अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन आना होता है, उसे कौन कंट्रोल करती है? हमारी जो गवर्नमेंट है वो। लेकिन उस जमाने में ज़्यादातर जो इकोनॉमी और सोसाइटी के रिलेटेड चीज़ें होती थी वो टेम्पल्स कंट्रोल किया करते थे। तो दे वर द सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेम्पल्स को लैंड देता था राजा, मतलब कि ज़मीन देता था, पैसे भी देता था राजा। पता है क्यों देते थे टेम्पल्स को लैंड और पैसे? जिससे कि वो अपने रिचुअल्स यानी कि जो भी धर्म की चीज़ें होती हैं वो कर सकें। जो पिलग्रिम्स हैं, मतलब कि जो लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, टेम्पल्स को घूमने के लिए आए हैं, उनको खाना पीना खिला सकें। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं वो सब खाने पीने की चीज़ें खुद खा पाएँ। कुछ लोग गरीब भी होते थे जो तीर्थ यात्रा करने आ जाते थे, तो उनको खाने पीने की चीज़ें भी ये लोग खिला पाए टेम्पल वाले। और जो प्रीस्ट था उसके पास भी कुछ पैसा आए और सेलिब्रेट कर पाए सब लोग फेस्टिवल्स को। तो टेम्पल्स को पैसा क्यों दिया जाता था? जिससे कि वो अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर पाएँ और क्या कर पाएँ? पिलग्रिम्स को फीड कर पाएँ, प्रीस्ट भी कुछ खा पी पाएँ और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट हो पाएँ। पिलग्रिम्स जो इन टेम्पल्स को घूमने के लिए आया करते थे। अब जो भी टेम्पल को घूमने आता था वो क्या करता था? कुछ ना कुछ डोनेशन भी कर देता था, कुछ ना कुछ दान भी कर देता था। जो टेम्पल की अथॉरिटीज़ थी, मतलब जो लोग टेम्पल्स को कंट्रोल किया करते थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे, मतलब कि बहुत पैसे वाले थे। और ये जो पैसा था ना उनके पास, इस पैसे को वो लोगों को उधार भी दिया करते थे। मतलब कि इस पैसे को उधार देना, उधार लेना, मतलब फाइनेंस ट्रेडिंग का काम भी करते थे। तो एक तरीके से पुराने ज़माने में जो ये टेम्पल्स थे और जो इनकी अथॉरिटीज़ थी वो एक बैंकिंग सिस्टम चलाया करते थे। जो पिलग्रिमेज थे वो क्या होने लगे, धीरे धीरे करके डेवलप होने लगे इनटू अ टाउनशिप। मतलब कि जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने आते थे वहाँ पर आस पास और भी चीज़ें बनने लगी, टाउन्स बनने लगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिली, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये देखने को मिला कि बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स किसके अंदर डेवलप हो रहे हैं? लार्ज विलेजेस के अंदर डेवलप हो रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब ये जो टाउन्स डेवलप हो रहे थे इनके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती थी? मंडापिका। अब ये मंडापिका क्या है? हम लोग आजकल मंडी बोलते हैं ना, मंडी जहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल सब्जी वगैरह मिलती है, ये इस टाइप की जगह। और क्या देखने को मिलता था? मार्केट स्ट्रीट। अब मार्केट स्ट्रीट आपको पता है एक बाजार वाली गली, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है। तो एक ऐसी गली जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स एक साथ होती थी, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो। अच्छा, आजकल बाजार वाली गलियाँ कैसी दिखती हैं? कुछ इस तरीके की। अगर हम मार्केट शॉप के अंदर जाएं तो ऐसी दिखती हैं हमें मार्केट स्ट्रीट की, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। ये आजकल का दिखाया है, पुराने ज़माने में कुछ इस तरीके की होती थी। देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशंस। देखो अलग अलग आर्टिशन, मान लो अगर आपको कोई पॉट से बनी हुई चीज़ लेनी है, पॉट खरीदना है, तो आप एक अलग गली के अंदर जाओगे। अगर आपको ऑयल लेना है तो उसके लिए एक अलग आपकी मार्केट होगी। अगर आपको शुगर लेना है तो शुगर मेकर्स की एक अलग मार्केट होगी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता था? पॉटर्स की एक अलग मार्केट है, ऑयल प्रेसर की अलग है, शुगर मेकर की अलग है, टॉडी मेकर मतलब ये एक टाइप की ड्रिंक होती है उसकी मार्केट अलग है, स्मिथ्स यानी कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ। गोल्ड स्मिथ बोलते हैं हम लोग सुनार को, तो ब्लैक स्मिथ किसको बोलेंगे? लोहार को। कमेंट करना अगर आपको पता था ये या फिर नहीं पता था। फिर स्टोन मेसन्स। तो ये सारी जो शॉप्स थी ना, इनकी अलग अलग एक तरीके से स्ट्रीट थी। अगर किसी को सिर्फ पॉट लेने के लिए जाना है तो उसके लिए एक अलग जगह जाना पड़ता था। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट्स थी। अच्छा, यहाँ पर ये लोग आर्टिशियंस जो भी पैसा कमाया करते थे उसके ऊपर इन्हें टैक्स देना पड़ता था, मतलब कि सरकार को कुछ पैसा देना पड़ता था। तो यूजुअली क्या होता था? समंतरा होता था। बाद में क्या हुआ? एक जमींदार था जो कि टैक्स लिया करता था इन ट्रेडर से, आर्टिशियन से, जो भी आर्टिकल, जो भी इन्होंने सामान बेचा है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जो जमींदार होते थे ये क्या बोल देते थे? जो आसपास के लोकल टेम्पल्स होते थे उनको बोल देते थे कि तुम लोग
क्या करो, जितने भी आर्टिशियंस हैं इन सब से क्या ले लो, तुम टैक्स ले लो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ज़मींदार है उसने अपनी ड्यूटी किसको दे दी थी, ज़्यादातर लोकल टेम्पल्स को, कि वो क्या कर सके, डोनेट कर सकें, चीज़ों को कलेक्ट कर सके, जो भी राइट है टैक्स लेने का वो सारा टैक्स ये ले सकें टेम्पल्स वाले लोग। ठीक है, क्लियर है। तो पहले ज़मींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारा टैक्स कलेक्ट करना, लेकिन इसने क्या करा, कभी कभी ये अपना राइट किसको डोनेट कर देता था, अपना राइट किसको दे देता था, टेम्पल्स को, और फिर टेम्पल वाले लोग आर्टिशियन से टैक्स ले लिया करते थे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। मेडिवल टाइम के अंदर ये जो ट्रेडर्स थे, बड़े या फिर छोटे, वो कैसे रहा करते थे। अब ट्रेडर कौन होते हैं, जो सामान को बेचने का काम करते हैं एक तरीके से। तो जो ट्रेडर्स थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया करते थे, थोड़े महंगे दाम पर बेचकर कुछ मुनाफा कमाया करते थे। तो इनको क्या था, बहुत सारे किंगडम्स को पास करना पड़ता था, बहुत सारे किंगडम से, फॉरेस्ट से जाना पड़ता था, और ये ट्रैवल किसके अंदर करते थे, कैरावैन्स के अंदर। तो इस वजह से ये लोग क्या बना लेते थे, अपनी गिल्ड, एक तरीके से अपना ग्रुप क्यों बना लेते थे, जिससे कि ये लोग मिलकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, और एक जगह से दूसरी जगह जब ये ट्रैवल करें तो रास्ते में अगर कोई उन्हें चोर मिल जाए, इनको डरा के धमकाने के, इनका सामान चोरी करने की कोशिश करे, तो ये उससे बच सकें, क्योंकि ये किस में होंगे, एक ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला क्षेत्रियर्स एंड मारवाड़ी ओसवाल जो थे वो एक तरीके से मेन ट्रेडिंग ग्रुप बन गए थे हमारी कंट्री के। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यापार यानी कि ट्रेडिंग करता था तो ये दो जो ग्रुप्स थे ये किया करते थे। तो गुजराती ट्रेडर्स के अंदर हमें देखने को मिलती हिंदू बनियाज की और मुस्लिम बोराज की कम्युनिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सामान को ट्रेड किया करते थे। अब ये लोग जो थे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे थे। पता है क्या इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे थे? अभी तक आपको ट्रेडर का मतलब ये समझ में आया होगा, जैसे मैंने ये फ़ोन लिया एक जगह से और फिर इस फ़ोन को दूसरी जगह ले जाकर थोड़े महंगे दाम पर बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। बिल्कुल सही समझ पाया आपने इसका मतलब। बट मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो थे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या करते थे कि सिर्फ ये इंडिया के अंदर ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाते थे, ये दूसरे देशों में भी सामान को बेचते थे विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स हम लोग बोलते हैं जहाँ पर शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं। तो ये उस पोर्ट तक पहुँचते थे जो कि रेड सी की पोर्ट थी, और वहाँ पर ये अपना सारा सामान पैक वगैरह करा देते थे एक शिप के अंदर, और पर्शियन गल्फ हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सारी जगह पर अपने सामान को भेज दिया करते थे। जब ये अपना सामान भेज देते थे, बेच देते थे, तो उसके अंदर से इन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। जैसे इंडिया में मान लो अगर इन्होंने इस फ़ोन को सेल करा फॉर 10,000 रुपीज़, और 10,000 रुपीज़ में इनको प्रॉफिट हुआ 1,000 का, तो अगर यही फ़ोन ये लोग ईस्ट अफ्रीका के अंदर बेचेंगे तो इन्होंने इस फ़ोन को बेच दिया वहाँ पर 11,000 का, अब और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया इन्हें। तो यहाँ पर ये चीज़ कौन कर रहे थे? गुजराती ट्रेडर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये। द टाउन्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट वर होम टू। जो टाउन्स थे वेस्ट कोस्ट के अंदर, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि अरब, पर्शियन, चाइनीज़, जूइश, सीरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर, ये सब लोग रह रहे हैं। तो ये चीज़ हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पर देखने को मिली। अब बात करते हैं क्राफ्ट्स इन टाउन की। भैया ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उस जमाने में क्राफ्ट वाली चीज़ें कैसी हुआ करती थी टाउन्स के अंदर? मेडिवल टाइम के अंदर जो पंचल्स थे और विश्वकर्मा जो कम्युनिटी थी, इसके अंदर गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन, कारपेंटर, ये सब लोग आया करते थे। अब ये लोग क्या करते थे? टाउन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या था कि ये टेम्पल को बनवाने का काम किया करते थे। तो टेम्पल के अंदर इन्हीं लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, और इसी कम्युनिटी के लोग टेम्पल्स वगैरह बनवाया करते थे, टेम्पल्स को बनाने में हेल्प किया करते थे। अच्छा, वीवर्स जो थे जैसे कि सलियार और कैकोलर्स, ये लोग क्या करते थे? ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी थी, मतलब कि बहुत पैसे वाले हुआ करते थे उस समय वीवर्स कौन? जो कि कपड़े वगैरह के रिलेटेड काम करते थे। तो जो क्लोथ्स के रिलेटेड काम करते थे वो वीवर्स थे, और वो उस समय बहुत रिच थे। तो ये लोग क्या करते थे? बहुत सारा पैसा डोनेट करते थे टेम्पल्स को, जिससे कि टेम्पल्स अच्छे से अच्छे बन सकें। अब बात करते हैं हम लोग द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर ऑफ हम्पी की। लेकिन भैया ये जो हम्पी वाली जगह है ये देखी देखी क्यों लग रही है? हम्पी एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, इसी वजह से हमें ये जो हम्पी वाली जगह है ये 50 रुपीज़ के नोट के पीछे भी देखने को
मिल जाती है। जो हम्पी है वो लोकेटेड है इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, जो फॉर्म हुआ था इन द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। अब ये जो कब फाइंड करा गया था इसे, व्हेन वाज इट फाउंडेड, इट वाज फाउंडेड इन 1336। तो कब ये जो विजयनगरा एम्पायर था इसको फाउंड कब करा गया था, 1336 के अंदर। और यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये हम्पी वाली जगह। जो ये जगह थी जिस जगह पे हम्पी वाला ये है पूरा प्लेस लोकेटेड, इट वॉज अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिटी थी ना पूरी अपने दुश्मनों से हमेशा के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती थी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिटी थी ये। जो आर्किटेक्चर है हम्पी का, इसके अंदर बहुत ही सुंदर आर्चेज हैं, मतलब कि ऐसे गोलाइयाँ हैं, डोम्स हैं और पिलर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उस जमाने के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टाइप का आर्किटेक्चर था। नीशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, तो यहाँ पर कुछ नीशेस भी हैं जिससे कि ये पूरा स्कल्पचर जो है ये पूरा अपने प्लेस में रहता है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये हम्पी देखने में। अच्छा, उस जमाने में जो टेम्पल्स हुआ करते थे ना, दे वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जो कल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी वो टेम्पल्स के अंदर होती थी। कुछ लड़कियाँ जिन्हें हम लोग देवदासी बोलते हैं, मतलब कि टेम्पल डांसर उन्हें बोला जाता है प्रॉपरली अगर हम समझे तो। मतलब कि जो टेम्पल डांस करती थी, किसके लिए, देवी देवताओं के लिए। तो डेटीज के लिए, मतलब कि देवी या फिर देवताओं के लिए टेम्पल के अंदर जो गर्ल्स डांस करती थी उन्हें देवदासी बोला करते थे। तो टेम्पल डांसर भी टेम्पल्स के अंदर डांस परफॉर्म करा करती थी। हम्पी की लेकिन ख़त्म कैसे हुआ, ये जो हम्पी इतना सुंदर एम्पायर था ये ख़त्म हुआ जब नागरा जो थे राजा, वो हार गए और उनको हराया था 1565 के अंदर एक डेक्कनी सुल्तान ने। तो एक डेक्कन से सुल्तान आए थे जिन्होंने इन्हें हरा दिया था और फिर हम्पी जो था वो एक तरीके से तहस नहस हो गई थी जगह। काफ़ी सुंदर था हम्पी। अब बात करते हैं अ गेटवे टू वेस्ट सूरत की। गुजरात के अंदर सूरत बहुत पॉपुलर था। पता है क्यों? बिकॉज इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब अगर कोई भी चीज़ गुजरात के अंदर किसी को खरीदनी है या फिर सेल करनी है तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते थे कि सूरत वाली जगह में चले जाओ, वहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट है। एक तरीके से बहुत ही लार्ज एक्सचेंज करने की जगह थी ये चीज़ों को। मतलब आप सामान दे सकते हो और उसके बदले पैसे ले सकते हो, या फिर आप पैसे दे दो और कुछ सामान ले लो। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो 17th सेंचुरी है उसके अंदर जब अंग्रेजों ने देखा कि वाह यार गुजरात के अंदर ये सूरत जगह तो बड़ी मस्त है, तो कुछ पोर्टुगीज लोग, डच लोग और इंग्लिश लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज का सेटअप कर दिया। क्योंकि यहाँ पर लोग सामान खरीदने आते थे तो उन्होंने फैक्ट्रीज और वेयरहाउस बनाए और अंग्रेज लोग यहीं पर सामान बना कर बेचने लगे और खूब सारा पैसा कमाने लगे। तो यहाँ पर सूरत के अंदर ये चीज़ करी थी 17th सेंचुरी में अंग्रेजों ने। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे रिटेल और होलसेल शॉप्स भी थी जो कि कॉटन के टेक्सटाइल को सेल किया करते थी। मतलब जो कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं ना, कॉटन से बना हुआ सामान हो गया, जैसे बेडशीट भी होती है, ये सारी चीज़ कॉटन के टेक्सटाइल्स के अंडर ही आती है। तो ये सारे कॉटन के टेक्सटाइल्स को बेचा करते थे लोग इन रिटेल। मतलब कि अगर मैं पहुंच गया, मैंने एक बेडशीट मांगी तो मुझे दे दी। और कुछ शॉप्स होती है जिनको बोलते हैं हम लोग होलसेल शॉप्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इस एक होलसेल शॉप वाले के पास गया, उसको बोला भैया एक बेडशीट दे दो मुझे, बोला भाग जाओ यहाँ से, चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। मैंने बोला भैया क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बोलेगा मेरी होलसेल शॉप है, मैं किसी भी चीज़ को पता है कैसे सेल करता हूँ। अगर कोई मेरे पास आता है तो वो मेरे से 100 चीज़ें ले ले, जैसे 100 बेडशीट लेने के लिए आएगा या 10 बेडशीट लेने के लिए आएगा। मैं एक या दो सामान किसी को नहीं बेचता। आपके आसपास नज़दीक में भी ये शॉप्स होंगी, इनके पास आप जाओगे और एक चीज़ मांगोगे तो नहीं देंगे। द काटीवाड़ सेट्स और महाजन्स, जिनको हम लोग मनी चेंजर्स भी बोलते हैं। अब ये क्या थे समझते हैं हम लोग। देखो, एक तरीके से ये बैंकिंग का काम करते थे। जो काटीवाड़ सेट्स और महाजन्स थे, लोगों को पैसे देना, उधार देना, फिर लोगों से जो उधार तुम उनको पैसे दिए उनसे उधार पैसे लेना कि भाई हमारे जो पैसे हमने तुम्हें उधार दिए थे वो हमें वापस करो। तो इस तरीके से एक तरीके का बैंकिंग का काम करते थे। अगर किसी को कुछ काम करना है, वो इन सेट्स के पास जाता था, बोलता था कि हमें थोड़े पैसे दे दो, हम काम कर लेंगे, उधार दे दो पैसे। तो ये सेट्स उसे पैसे दे दिया करते थे। तो बहुत बड़ा ये एक तरीके का बैंकिंग हाउस बन गया था गुजरात। तो सूरत जो है, देखते ही देखते गुजरात के अंदर जो ये सूरत जगह है
इतनी पॉपुलर थी, इतनी इसके अंदर सारी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन देखते ही देखते एंड ऑफ द 17th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए दिखा, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई, बहुत ज़्यादा कम लोग यहाँ पर आना पसंद करने लगे चीज़ों को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मार्केट था एक तरीके से वो मार्केट ख़त्म हो गया था, प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, मतलब यहाँ पर लोग सामान नहीं बना रहे थे, जैसे जो कॉटन वगैरह की चीज़ें लोग बनाते थे वो अब नहीं बना रहे थे। उसका रीज़न क्या था? बिकॉज मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, जो मुगल्स थे अब उनका राज खत्म होता जा रहा था, ठीक है, और जो भी सी रूट्स थे उनको कंट्रोल कर लिया था पोर्टुगीज़ लोगों ने। और साथ ही में सूरत को एक और प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, वो थी कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे की जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा सस्ती थी सूरत से, तो लोग क्या करते थे, बॉम्बे की चीज़ें खरीदना प्रेफर करते थे। अब देखते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम। अब नाम से हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है इस नाम से, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ मछलीपट्टनम, तब पता चल रहा होगा आपको नाम से कि ज़रूर कुछ ना कुछ मछली के रिलेटेड चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो लिटरली ये जो जगह थी ये फेमस थी एज फिश पोर्ट टाउन। यहाँ पर लोग मछलियों को पकड़ने के लिए आते थे। अब मछलियों को पकड़ के क्या करते होंगे, उन्हें बेचते होंगे या फिर खाते होंगे। तो ये जगह थी कहाँ पर लोकेटेड, नियर कृष्णा रिवर। अब मसूलीपट्टनम के अंदर एक किला भी देखने को मिलता है, यानी कि एक फोर्ट भी देखने को मिलता है जिसे डच लोगों ने बनवाया था। जो यहाँ पर कंपटीशन है अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कुमाती छेतीस और यूरोपियन ट्रेडर्स, इन सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। कोई कहता है कि हम ज़्यादा मछली पकड़ेंगे, हम ज़्यादा मछली पकड़ेंगे, हम ज़्यादा मछली पकड़ेंगे। इस वजह से इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और साथ ही में प्रोस्पेरिटी भी यहाँ पर हमें देखने को मिली। अब पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई? जब इतने सारे अलग अलग जगह के लोग आ जाएंगे यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही जाएगी। प्रोस्पेरिटी ये कैसे बढ़ी यहाँ की? प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? जो भी यहाँ के लोग थे पहले बड़े दुखी परेशान रहते थे कि हमारे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। अब इतने सारे लोग आ गए तो कोई खाने पीने की चीज़ बना के इनको दे रहा है, जैसे कि गोलकोंडा नोबल्स है तो इन्हें खाने पीने की चीज़ें कोई बना के दे रहा है गाँव वाला। कोई गाँव वाला कह रहा है कि लाओ मैं हेयर कट कर दूंगा सबके, तो उससे वो कमा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं ना शूज़ बना दूंगा सबके लिए, तो वो उससे कमा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सबके पास काफ़ी ज़्यादा इस सिटी के अंदर प्रोस्पेरिटी हो गई थी, सब लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ गई थी। 1686 के अंदर 1686 से 1687 तक मुगल एम्परर जो औरंगजेब थे उन्होंने देखा भाई यहाँ पर तो बहुत सही से लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने गोलकोंडा के ऊपर क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। इसकी वजह से जो यूरोपियन कंपनीज थी वो लोग डर गए, उन्हें लगा कि यार अब हमारे ऊपर भी कहीं हमला ना हो जाए, औरंगजेब फिर अपना ही रूल ना चलाए, इसलिए वो अल्टरनेटिव मतलब कि दूसरे रास्ते खोजने लगे। तो उन्होंने देखा कि बॉम्बे के अंदर, कोलकाता के अंदर और मद्रास के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं, तो ये लोग वहीं पर चले गए। जिसकी वजह से जो मसूलीपट्टनम जगह थी वहाँ पर जितने भी मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी थे, सब लोग मछली को खरीदने आते थे, बेचने आते थे, वो लोग भी काफ़ी कम हो गए। साथ ही में यहाँ की जो प्रोस्पेरिटी थी, मतलब यहाँ के लोगों के अंदर जो खुशहाली थी, लोगों को जॉब मिल रही थी, वो सारी चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? आपको पता है कि जब सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे, अपना बिजनेस करना बंद कर देंगे, तो फिर जो गाँव वाले हैं बेचारों की कंडीशन वैसी हो जाएगी, उनके पास ज़्यादा काम वाम करने के लिए जगह नहीं होगी। अब समझते हैं न्यू टाउन्स और ट्रेडर्स के बारे में। 18th सेंचुरी में ये देखने को मिला कि जो बॉम्बे और कोलकाता और मद्रास वाली जगह है ये एक तरीके से नोडल सिटीज़ बन चुकी हैं। अब नोडल का मतलब क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़, और ये तो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। अब इस समय एक और प्रॉब्लम देखने को मिली कि कुछ लोग ब्लैक्स थे और कुछ लोग वाइट्स थे, इस टाइप का डिवीजन देखने को मिला। अब ब्लैक्स कौन लोग थे? जो कि नेटिव ट्रेडर, जो पहले से लोग व्यापार कर रहे थे। अब पहले से कौन व्यापार कर रहा होगा? हम इंडियंस ही ऑलरेडी यहाँ पर व्यापार कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे। और क्राफ्ट्स पर्सन, ब्लैक्स क्राफ्ट पर्सन कौन हो गए भाई? हम इंडियंस ही हो गए। तो हम सबको क्या था, एक अलग जगह में रहने के लिए कहा जाता था। और ये जो वाइट लोग थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग ऑक्यूपाई करते थे, वाइट रूलर्स, सुपीरियर रेजिडेंस, मतलब कि काफ़ी अच्छी जगह पर ये लोग अपने घर बनाया करते थे, जिसमें से एक था फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कोलकाता। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, डैश इज लोकेटेड इन द कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन। क्या चीज़ लोकेटेड है कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन के अंदर? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, शाउट आउट चाहिए, तो कैसे मिलेगा? बाय बिकमिंग अ मेंबर। सर मेंबर कैसे बन सकते हैं? सब्सक्राइब करो, उसके साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाओगे।
लेकिन इन नोट्स का क्या फ़ायदा है? देखो, बुक से पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो इनसे। साथ ही में सैम्पल पेपर क्या करेंगे, अब आपको पता है बड़ी क्लास में आ गए हो, 7th क्लास के अंदर आ गए हो, क्या होता है कि जो क्वेश्चंस है वो बुक के पीछे से नहीं आते, चैप्टर्स के बीच से आते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? जो मैं आपको सैम्पल पेपर दूंगा उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे, साथ ही में शाउट आउट भी आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही में एक होमवर्क भी आपके लिए कि इस चैप्टर को एक बार बुक से भी रीड कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।